हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पैटर्न, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 8 वीडियो कंप्लीटली बना ली है। एंड लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ा था। तो आज की बात आपको फंक्शन पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े रहिए एंड स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब मैं आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन शेयर करता हूँ और अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, देखो समझिए कि functions are subprograms which are used to compute a value or perform a task। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन आपका एक सब प्रोग्राम्स है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान के चलो कि आप एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। एंड कैलकुलेटर में आपको पता है कि मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मैंने कह दिया एडिशन आपको करवाना है, मल्टीप्लिकेशन आपको करवाना है, या डिवीजन आपको करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये सब प्रोग्राम कहलाएगा आपके इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक फंक्शन बना सकते हैं, डिवीजन के लिए आप एक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि फंक्शन आपका एक सब प्रोग्राम है जो यूज करते हैं हम किसी भी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये तो पता लग गया एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है, बट फंक्शन कितने तरह के होते हैं हमारे पाइथन में। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो पहला होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ये समझिएगा आप कि बिल्ट इन फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन लैंग्वेज हमको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिसमें मतलब यूजर नहीं करता क्रिएट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको प्रोवाइड कराती है। ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करानी है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो ये फंक्शन यूजर ने डिफाइन नहीं किया, ये हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोगों ने मल्टीपल मेथड्स देखे थे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे फंक्शन किसने कराए थे प्रोवाइड, हमको पाइथन ने कराए थे, हम लोगों ने नहीं किए थे क्रिएट। तो जो फंक्शन यूजर डिफाइन नहीं करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है वो कहलाते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। क्लियर? क्या होता है फंक्शन, देखो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय डेवलपर और प्रोग्रामर। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर टास्क एज पर देयर नीड। ओके, सो ये तो पता लग गया कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एडवांटेज। ठीक है, मतलब फंक्शन के बिना भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर एक्चुअली में फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्या क्या इसके फायदे हैं, तो आपको वो 4-5 पॉइंट याद रखना है। देखो, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राइट वंस एंड यूज इट एज मैनी टाइम एज यू नीड, दिस प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। क्या कहता है पहला पॉइंट, ये कहता है कि आप क्या करो, किसी एक कोड को एक बार डिफाइन करो और उसको मल्टीपल टाइम यूज करो। ठीक है, क्रिएट वन टाइम, यूज मैनी टाइम। इस कंसेप्ट को हम लोग फंक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपने एक कोड लिखा, अब मैं चाहता हूं कि ये कोड मुझे दोबारा यहाँ पे यूज करना है। तो क्या करोगे, अगर आप फंक्शन यूज नहीं करोगे तो दोबारा से आपको वो सेम कोड यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोबारा से उसको कहीं यूज करना है तो दोबारा से आप वो सेम कोड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि एक बार कोड को लिखें और उसको मल्टीपल टाइम यूज करें। ठीक है, ताकि जो कोड रियूजेबिलिटी है वो आपकी खत्म हो जाए, मतलब कोड को हम क्या कर सकें, बार बार यूज कर सकें। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये है, एडवांटेज इसका ये है फंक्शन का। सेकंड एडवांटेज क्या है, देखो कि फंक्शन फैसिलिटेट ईज ऑफ कोड मेंटेन। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देंगे तो उस कोड को मेंटेन करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कोड को मेंटेन करने के लिए हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं
और कैलकुलेटर में आप अलग अलग तरीके के फंक्शंस बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था, एडिशन के लिए आपको अलग फंक्शन बनाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको अलग फंक्शन बनाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको अलग फंक्शन बनाना है। ठीक। सो अब मानकर चलो कि आपको ऐड वाले फंक्शन में या ऐड फंक्शनैलिटी में कुछ चीजें ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो आपको बाकी का कोड देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली पार्टिकुलर ब्लॉक देखना है उस एडिशन से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी आप उसमें फीचर्स ऐड या डिलीट करना चाहते हो। क्लियर? तो उस केस में हम यूज करते हैं फंक्शन का। सेकंड एडवांटेज आपका ये हो गया। ठीक है, क्या बोलोगे? फंक्शन फैसिलिटेट ईज ऑफ कोड मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के लिए आप यूज कर सकते हो फंक्शन। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है डिवाइड लार्ज टास्क इनटू मैनी स्मॉल टास्क सो इट विल हेल्प यू टू डिबग को। ठीक है, बताया था भी मैंने आपको कि अगर आप फंक्शन कंसेप्ट को यूज कर रहे हो तो बड़े से टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लोगे, ताकि उस कोड को डिबग करना, रीड करना, मेंटेन करना काफी इजी हो जाए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि यू कैन रिमूव और ऐड न्यू फीचर्स टू फंक्शन एनी टाइम। ठीक, ये अगर आपने फंक्शन बनाए हैं तो उसमें कोई भी नया फीचर ऐड करना है, किसी भी फीचर को रिमूव करना है, तो वो काफी इजी हो जाता है अगर आप फंक्शन कंसेप्ट को यूज करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो। क्लियर? तो चार पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी। दूसरा, मेंटेनेंस। तीसरा, डीबगिंग। और चौथा, यू कैन इजीली रिमूव और ऐड न्यू फीचर्स। ठीक है, ये चार पॉइंट आपको बोलने हैं एडवांटेज में। नाउ थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, हम समझेंगे फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, कि एक्चुअली में हम लोग पाइथन में फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो वी कैन डिफाइन फंक्शन यूजिंग डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस। क्लियर? अगर आपको पाइथन में फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और वो कीवर्ड है डेफ कीवर्ड। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएटिंग अ फंक्शन, राइटिंग अ फंक्शन और डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन को आप क्या बोल सकते हो, क्रिएटिंग अ फंक्शन, राइटिंग अ फंक्शन या डिफाइनिंग अ फंक्शन। कि एक्चुअली में आप पाइथन को किस तरीके से डिफाइन करते हो फंक्शन को, क्रिएट करते हो फंक्शन को, ठीक है, और लिखते कैसे हो फंक्शन को पाइथन के अंदर, वो सेम ही बात है। तो देखो, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है इसका, कि आपको पहले डेफ लिखना है, उसके बाद जिस नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हो वो फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना है, कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद यहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली एक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक ऐड नाम का प्रोग्राम बनाता हूँ, और उसमें हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में फंक्शन कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में और फंक्शन को बनाना सीखते हैं। ये हमारी 9th वीडियो है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 9.py। ठीक है, अब फंक्शन बनाना है मुझे एडिशन का। मैं लिखूंगा डेफ, फंक्शन का नाम ऐड, उसके बाद कॉलन, देन एंटर करना है। इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप बैक स्पेस यहाँ से कोड लिखना शुरू कर दो, आपको कोड जो है वो फंक्शन के अंदर से ही लिखना है। इसके बाद जैसे मैंने दो बनाए वेरिएबल्स, एक्स असाइन 10, वाई असाइन 20, एंड देन हमने प्रिंट करा दी किसकी वैल्यू को, एक्स प्लस वाई। ये है फंक्शन बनाने का तरीका। आपने फंक्शन बना दिए, एंड फंक्शन के अंदर जो आपने कोड लिखा ये स्टेटमेंट कहलाएंगी या एक्सप्रेशन कहलाएंगी। ठीक है, या आप इसको फंक्शन बॉडी भी कह सकते हो। ठीक है, ये तीन हमने स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड प्रिंट, ये कहलाएगी हमारी फंक्शन बॉडी, बॉडी फंक्शन। ठीक है, परफेक्ट। तो फंक्शन तो बनाना हम लोगों ने सीख लिया, बट अभी हमको एक दो चीजें और सीखनी पड़ेगी, तभी हमारा फंक्शन ही प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। सेकंड थिंग, इसको समझिएगा आप ध्यान से, कि हमने फंक्शन तो बना लिया, अब फंक्शन में जो जो हमने वर्ड यूज किए उन वर्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। देखो, पहला है डेफ। तो डेफ रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है डेफ की कीवर्ड जो है आपका। इसके बाद ऐड, फंक्शन का नेम, और जो पैरेंथेसिस है क्या करता है कि पैरेंथेसिस डिस्क्राइब दिस इज अ फंक्शन नॉट वेरिएबल और अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अगर आपने किसी के नाम के आगे आपने पैरेंथेसिस लगा दिए, इसका मतलब ये है कि वो एक फंक्शन है, ना ही कोई वेरिएबल और ना ही कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन आपने जो कॉलन यूज किया है, कॉलन डिस्क्राइब बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन बॉडी, मतलब आपका जो फंक्शन की जो बॉडी है वो कॉलन के बाद से स्टार्ट है आपकी। ठीक। एंड फंक्शन के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाए हैं एक्स वाई, ये कहलाएंगे आपके लोकल वेरिएबल। आगे पढ़ेंगे लोग लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, फिलहाल आपको ये लोकल वेरिएबल। उसके बाद ये स्टेटमेंट है आपकी सिंपल एंड कंप्लीटली। अगर इसको आप एक वर्ड में बोलो तो इसको बोल सकते हो कि ये आपकी फंक्शन फंक्शन की बॉडी है। क्या है, ये फंक्शन की बॉडी है। क्लियर। ये आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं कि डेफ फंक्शन को करता है रिप्रेजेंट, पैरेंथेसिस बताता है कि ये फंक्शन है, कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉलन क्या करता है, फंक्शन की बिगनिंग को करता है रिप्रेजेंट, और कॉलन के बाद जो भी आप कोड लिखते हो वो फंक्शन की बॉडी कहलाती है। ये भी क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें अगर, नेक्स्ट है हमारा देखो कॉलिंग अ फंक्शन। क्या मतलब है कॉलिंग अ फंक्शन का, ये कहता है कि अ फंक्शन रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट, फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स कॉल। तो आपने अगर फंक्शन बना लिया बट उसको कॉल नहीं किया तो फंक्शन आपका रन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फंक्शन के कोड को रन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। विदाउट कॉल किए फंक्शन को आप रन नहीं कर सकते। तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, देखो जब भी आपको फंक्शन को कॉल करना हो तो आपको उसके लिए फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम लिखना है एंड देन आपको यूज करने हैं पैरेंट। ठीक है, तो चलो हमने एक फंक्शन बनाया था उसको कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे देखो, नहीं इस कोड में आते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया, अब मुझे कॉल करना है तो मैं सिंपली फंक्शन का नाम लिखूंगा ऐड और लगा दूंगा पेरेंट। ठीक। तो ये जो कहलाएगा हमारा ऊपर, ये फंक्शन डेफिनेशन, एंड लास्ट में क्या किया हमने, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग। ठीक, अब इसे रन करते हैं देखो एक बार। पाइथन चैप्टर नंबर 9.py, कितना आंसर आ गया देखो, 30। अगर बिना कॉल किए आप क्या करोगे, इसको रन करोगे तो आप ये फंक्शन जो है वो रन नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, और ये भी समझ लिया कि बिना कॉल किए हम फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें। सो अब ये समझना है कि हाउ फंक्शन वर्क्स, फंक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है। ध्यान से देखिएगा, आपने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ऐड नाम के फंक्शन में आपने वेरिएबल्स बनाए एक्स वाई, फिर एक्स और वाई को आपने ऐड करा दिया और जो भी रिजल्ट आया उसको सी में असाइन करा दिया, एंड जो भी रिजल्ट आया उसको हमने प्रिंट करा लिया फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये कोड कब चलेगा, जब आप कॉल करोगे तो आपका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर किसके पास जाएगा, इस फंक्शन के पास जाएगा, ऐड के पास, और देन उसके बाद का जो कोड होगा हमारा वो रन होगा। ठीक है। पैरामीटर मैंने कंसेप्ट अभी समझाया नहीं, आपको समझाऊंगा कि अगर आपने फंक्शन को बनाते समय यहाँ पे कोई कैरेक्टर यूज किया है, ठीक है, सो जब आप कॉल करोगे तो कॉल करते समय आपको उस कैरेक्टर के लिए कोई पार्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा मैंने ऐड 20, तो 20 किस में जाएगी आपकी, ये वाई में जाएगी। ठीक। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स असाइन 10, वाई असाइन 20, देन एक्स प्लस वाई के बाद सी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30, 30 को प्रिंट करा देगा भाई। ठीक है। सो उसके लिए आपको ये 3 लाइन पढ़नी है, बहुत सिंपल सी है। द पैरामीटर वाई डू नॉट नो विच टाइप ऑफ वैल्यू दे आर अबाउट टू रिसीव इट द वैल्यू इट पास्ड एट द टाइम ऑफ calling the function. It means the type of data determined only during runtime, not at compile time. This is called dynamic typing. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे, डेटा बताया था मैंने कि ये क्या होता है, डायनेमिकली होता है पाइथन के अंदर। तो जब भी आप कोई पैरामीटर पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो उसको ये पता नहीं होता है कि उसके पास किस टाइप की वैल्यू आने वाली है। ये कब पता लगता है उसको, जब कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे आपने 20 लिखा, तो 20 किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है आपका, तो ये वाई जो है वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नाम पास करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे अजय पास किया, अजय आपका स्ट्रिंग हो गया, तो वाई आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाता। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करता, बुलियन टाइप की वैल्यू पास करता, तो वाई आपका बुलियन टाइप का हो जाता।
ठीक है। तो y को हमको पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आने वाली है। ठीक है। जब भी यूजर कोई वैल्यू पास करेगा वो उसी टाइप से बिहेव करेगा। और इसी कंसेप्ट को बोला गया है पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग। क्या बोला गया इसको? डायनेमिक टाइपिंग बोला गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बेसिक कंसेप्ट है। और नहीं भी आया तो इतना परेशान नहीं होना है, आगे चल के इजिली ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम करता है देखो। रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम द फंक्शन। इन पाइथन इट इज पॉसिबल टू रिटर्न वन और मोर वेरिएबल्स और वैल्यू। ठीक, तो इसको क्या करेंगे आप कि अगर आपको फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, ठीक है, तो उस केस में आप यूज करोगे रिटर्न स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम में मैंने कहा भाई कि आपको दो नंबर ऐड करने हैं, एक्स की वैल्यू 10 ले लिया आपने, वाई की वैल्यू आपने 20 ले ली। ठीक, मैंने कहा इन दोनों की वैल्यू ऐड करके मुझे दे दो आप। ठीक है, मैं फंक्शन से वापस मांग रहा हूँ। मैं फंक्शन में प्रिंट फंक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका जो रिजल्ट है वो वापस कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न। तो क्या करेंगे रिटर्न एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी हमें फंक्शन से रिजल्ट चाहिए होता है तो उस केस में यूज करते हैं हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट। दैट्स इट। ठीक है। तो अब आपको एक पॉइंट याद यहाँ रखना ये है कि पाइथन के अंदर हम लोग एक या एक से ज्यादा वैल्यू को या वेरिएबल्स को क्या करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते मे बी। क्लियर? तो ये फायदा फायदा है पाइथन के अंदर। अब देखो रिटर्न कराने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे आप एक वैल्यू करानी है, या आप पैरेंथेसिस के अंदर किसी नंबर को करा सकते हैं रिटर्न, या फिर आप किसी एक्सप्रेशन को प्रिंट रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर वैल्यू करा दीजिए रिटर्न पैरेंथेसिस के अंदर, या मल्टीपल वैल्यू करा दीजिए रिटर्न। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके। ये सारे तरीके हैं। सो अब मैं आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट वाला जो फंडा है ये समझाता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करती है पाइथन के अंदर। तो उसके लिए चलना पड़ेगा VS कोड में हम लोगों को, तो VS कोड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग कमेंटिंग करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले एक आपको फंक्शन बनाना है। मैंने फंक्शन लिखा ऐड नाम से, एंड यहाँ मैंने पास कर दिया एक्स कॉमा वाई, या फिर ए और बी करता हूँ, ए कॉमा बी। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग किस में रख लेंगे, एक्स में रख लेंगे। बी की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग रख लेंगे वाई में। ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे हम लोग, हम चाहते हैं कि मुझे सम कराना है, सम। तो मैं एक्स प्लस वाई को सम कराऊंगा, और यहाँ से क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न कि भाई आपके पास जो भी टोटल वैल्यू आएगी वो मुझे वापस कर दे। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए कॉल करना पड़ेगा हमको, तो कॉल करते हैं ऐड पैरेंट। अब यहाँ देखो कितने पैरामीटर्स हमने बनाए, दो वैल्यू। तो हमको यहाँ से दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा पहले के लिए 10, सेकंड के लिए 5। ठीक है भाई, 10 5 कर दिया। सो अब ये क्या करेगा, हमको कोई ना कोई वैल्यू पास करेगा, सॉरी वैल्यू रिटर्न करेगा। उसको रख लेंगे हम लोग एक वेरिएबल के अंदर। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे टोटल। ठीक है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस में रख लेंगे हम लोग, टोटल में, और टोटल को प्रिंट करा लेंगे। देखो कितना हुआ, 15। कैसे हुआ, फटाफट समझ लीजिए इसको एक बार, फिर बाद में इजी हो जाएगा ये। कि आपने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करते समय आपने दो पैरामीटर बनाए, ए और बी। ठीक है, उसके बाद ए की जो ए में जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ पास कर देंगे हम लोग, एक्स में कर देंगे। बी की जो वैल्यू होगी वाई में कर देंगे। ठीक है, देन एक्स और वाई को हम लोग सम कराएंगे। सम कराने के बाद उसको इस सम नाम के वैल्यू में रखेंगे, एंड देन वैल्यू की वैल्यू कर देंगे रिटर्न। तो जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, इसे रखेंगे हम लोग इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल 15 आया, 15, एंड इस 15 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। क्लियर है? चलो, अब यहाँ जो आपने वैल्यू पास करी इसको एक्चुअली में आर्गुमेंट कहते हैं। तो 10 जो पास होगा वो ए में होगा, एंड 5 जो पास होगा वो बी में पास होगा। इस तरीके से 15 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, अब मैंने ये कहा कि भाई हमारे पास फंक्शन है, मैं फंक्शन में दो वैल्यू पास कर रहा हूं, मुझे इन दोनों वैल्यू का सम भी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए, और सब्ट्रैक्शन भी चाहिए। मतलब एक ही बार में मुझे ये तीनों फीचर चाहिए एक फंक्शन से। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देखो, उसके लिए आपको सिंपली
सम तो करा ही लिया है मैंने, अब मल्टीप्लीकेशन कराना है तो मैं एक्स की मल्टीप्लाई किससे करा दूंगा, वाई से करा दूंगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं एक्स माइनस कर दूंगा वाई। और मैंने आपको बताया था अभी अभी कि हम लोग पाइथन फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे रिटर्न, पहले सम कराया रिटर्न, कॉमन लगाया, फिर मल्टीप्लीकेशन कराया रिटर्न, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कराया रिटर्न। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ वैल्यू असाइन करवानी है। पहला सम है तो पहला टोटल में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन में रख लेंगे वैल्यू हम लोग, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन रख लेंगे। अगर मुझे तीनों की वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ से मैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करा लेंगे और सब्ट्रैक्शन प्रिंट करा। कितना हो गया, अगर हम देखें टोटल तो 15 होगा, मल्टीप्लीकेशन देखें तो 10 5 जा 15 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 10 में से 5 तो 5 हो जाएगा। तो एक ही फंक्शन ने एक बार में तीन वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न किया, एक भी किया देन तीन भी किया। तो जब भी हम लोग एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो किससे करते हैं हम लोग, कॉमा से करते हैं सेपरेट। ठीक है, और जिस फॉर्मेट में आप यहाँ वैल्यू को रिटर्न कराओगे उसी फॉर्मेट में आपको वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप उसे प्रिंट कराइए या कोई कैलकुलेशन जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। बट रिटर्न कराने का तरीका ये है और एक्सेप्ट करने का तरीका ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग ना। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या है भाई, क्योंकि अभी हम लोगों ने नेस्टेड इफ पढ़ा था, नेस्टेड लूप पढ़ा था, अब नेस्टेड फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि नेस्टेड का मतलब होता है इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो उसी कंसेप्ट को बोल देते हैं हम लोग नेस्टेड फंक्शन। ठीक, डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे कि व्हेन वी डिफाइन वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इट इज नोन एज नेस्टेड फंक्शन और फंक्शन नेस्टिंग। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक हमने एक फंक्शन बनाया दिस नाम का, और उसी फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन बना दिया सो नाम का। अब सो नाम के फंक्शन में मैंने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दिया कि सो फंक्शन। ठीक, और डिस फंक्शन है मैंने एक फंक्शन वो मैसेज प्रिंट करा दिया डिस फंक्शन। और आउटर वाले फंक्शन जो है हमारा उसी फंक्शन में मैंने इस इनर फंक्शन को कॉल भी कर लिया। ठीक, तो जब आप इस आउटर फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करने के बाद ये वाला फंक्शन रन करेगा आपका। ठीक, इसमें हमने क्या प्रिंट कराया था, डिस फंक्शन, तो ये लाइन आपकी पहले प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि बिना कॉल किए तो ये फंक्शन चलेगा नहीं आपका शो वाला, तो हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही शो फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद फिर ये जो पॉइंटर है आपका वो शो फंक्शन को रन कराएगा, देन आपको सेकंड टाइम में दिखेगा शो फंक्शन। क्लियर, यहाँ पे आपको एक चीज समझने को आई कि सबसे पहले अगर आपने नेस्टेड फंक्शन बनाया है तो पहले आपका आउटर फंक्शन चलेगा, आउटर चलेगा, उसके बाद आपका इनर फंक्शन चलेगा। ये कॉल करने का तरीका, पहले आप आउटर को कॉल करोगे उसके बाद इनर को कॉल करोगे। अगर आप डायरेक्टली इनर को कॉल करोगे तो एरर मिलेगा और वो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो बढ़िया, इसको भी हम लोग एक बार डिफाइन करके देख लेते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है नेक्स्ट फंक्शन का ये आपको समझ में आ जाए। और आगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसको डीप में थोड़ा सा, बट एक्चुअली में बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग नेस्टेड फंक्शन डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड में और इसको भी क्लियर करते हैं। देखो, नेस्टेड फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमने एक फंक्शन बनाया डेफ आउटर फंक्शन। ठीक है, आउटर फंक्शन के अंदर फिर हमने एक और फंक्शन बना लिया डेफ इनर फंक्शन। ठीक है भाई, इनर फंक्शन में मैंने सिंपल सा एक मैसेज दिया इनर फंक्शन। ठीक है, और आउटर फंक्शन में मैंने एक मैसेज दे दिया आउटर फंक्शन। तो अभी मैं अगर डायरेक्टली इनर फंक्शन को कॉल करना चाहूँ ना बाहर से इनर फंक्शन को, तो नहीं कर सकते डायरेक्ट। इनर को कॉल करेंगे ना तो ये नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। ठीक है, नेम एरर फंक्शन इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बट अगर मैं इनर फंक्शन को कहाँ कॉल करता हूँ, आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आउटर फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, तब आपका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। आउटर फंक्शन
और इनर फंक्शन। ठीक है। देन अगर हम लोग इस आउटर फंक्शन को इस इन प्रिंट फंक्शन के पहले कॉल करा लेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इनर फंक्शन पहले रन होगा, देन आउटर फंक्शन देखने को मिलेगा। इनर फंक्शन चला पहले हमारा, उसके बाद आउटर। तो जिस वे में आप कॉल करोगे फंक्शन, उसी वे में आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग नेस्टेड फंक्शन डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में ना। फिर तो थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास अ फंक्शन एज अ पैरामीटर। ठीक है। तो पहले मैं आपको ना बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि एक्चुअली में पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, देन आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। देखो, हमने यहाँ पे पैरामीटर की बात करी और आर्गुमेंट की बात करी। पैरामीटर क्या होता है कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते समय कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो आपका पैरामीटर होता है। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करते समय टाइम जो आप एक्चुअल वैल्यू देते हो वो आपका आर्गुमेंट होता है। यही आपको ध्यान रखना है फिलहाल के लिए बस। ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करते समय जो हम वैल्यू पास करते हैं वो पैरामीटर, और फंक्शन को कॉल करते समय जो हम लोग वैल्यू पास करते हैं वो आर्गुमेंट। परफेक्ट। सो अब हम लोग इसको कंसेप्ट समझते हैं कि पास अ फंक्शन एज पैरामीटर क्या मतलब, कि हम पैरामीटर में ना एज अ फंक्शन भी पास करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आप वैल्यू ही पास करोगे, अगर आपको फंक्शन भी पास करना पड़ गया तब भी आप इजीली कर सकते हो। कैसे करते हैं देखो, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, एक डिस्क नाम का फंक्शन बनाया और इसमें आपने एक पैरामीटर पास किया। ठीक है, ये आपने पैरामीटर पास किया एस एच। फिर आपने क्या करा, दूसरा फंक्शन बनाया शो फंक्शन। शो फंक्शन से आपने एक मैसेज करा दी रिटर्न शो फंक्शन। ठीक है। और आपने क्या करा, इस डिस फंक्शन को कॉल कर लिया, यहाँ से ये कॉल हो गया फंक्शन आपका डिस। कॉल हो गया और इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो वैल्यू में क्या करा मैंने, फंक्शन का नाम पास कर दिया। जब फंक्शन का नाम पास कर दिया तो ये क्या हो गया आपका एस एच में गया। और एस एच क्या है आपका, एक फंक्शन है। तो जब भी आप फंक्शन को यूज करते हो तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना हो। ठीक है। बिना कॉल किए आपका फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलो दिखाता हूँ आपको ये चीज भी, फिर ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपने एक फंक्शन बनाया डेफ एंड मैंने कहा सो फंक्शन बनाए। सो फंक्शन है, प्रिंट स्टेटमेंट चलाई मैंने और मैंने क्या दिया, आउटर में शो को प्रिंट करा दूंगा। मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, मैं शो को प्रिंट कराने वाला हूँ। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, प्रोफाइल करके। एंड इसमें बस मैंने सिंपल लिखा आई एम अजय। ठीक है, या मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न करा दे रहा हूँ स्टेटमेंट रिटर्न। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो कॉल कैसे करते हैं शो फंक्शन को, देखो आपको लिखना है यहाँ पे शो, कॉल कर लिया। कॉल करते समय हमें कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया, कौन से नाम का, एक्स। चलो मैंने एक्स दे दिया, चलो ठीक है। मुझे एक्स को प्रिंट कराना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स के लिए मैंने प्रोफाइल फंक्शन का नाम पास कर दिया। ठीक है, प्रोफाइल किस में जाएगा आपका, एक्स में जाएगा, एक्स को प्रिंट कराएंगे। तो इस केस में देखो क्या आएगा आपका, अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तो क्या दिखा रहा है, फंक्शन प्रोफाइल है, ये एक फंक्शन है। तो यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर इसको यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। कॉल करेंगे एक्स को, देन आपको देखने को मिलेगा आई एम। ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी कि हम एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, एक फंक्शन में हम लोग किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। क्लियर। एक फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन थोड़ा सा हम लोग आगे चलें। ये कह रहा है कि फंक्शन रिटर्न्स अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी करा सकता है। ठीक है, जैसे पास किया फंक्शन में हम लोगों ने दूसरे फंक्शन को, वैसे ही एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी करा सकता है। कैसे देखो, फंक्शन रिटर्न विथ अनदर फंक्शन, अ फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। कैसे, आपने एक डिस फंक्शन बनाया, एक शो फंक्शन बनाया। शो फंक्शन में
आपने क्या करा, एक रिटर्न कराया शो फंक्शन एक स्ट्रिंग मैसेज, अब प्रिंट करा दिया डिस्प। उसके बाद आपने रिटर्न करा दिया शो फंक्शन, कॉल नहीं किया आपने इसको, इसको रिटर्न करा दिया आप। ठीक है, तो जब आप दिस फंक्शन को कॉल करोगे, जब आप इसको कॉल करोगे, कॉल कहाँ से करोगे, कॉल करोगे यहाँ से, ये कॉल करा आपने, तो कॉल करते समय क्या मिलेगा आपको, इससे एक शो मिलेगा। तो शो क्या है आपका, शो एक फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका अब ये। तो जब आप इसे यूज करोगे तो इसे कॉल करना पड़ेगा आपको, इस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया आपने, क्या करा आपने यहाँ पे इसको कॉल किया आपने इसको। क्लियर, इस तरीके से आप किसी फंक्शन से एक फंक्शन रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो फिर ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। अदरवाइज डाउट में रहेगा कि कैसे होगा। तो जैसे हमने इसको हटाते हैं, हमने एक यहाँ पे बनाया था एक फंक्शन, आउटर वाला और इनर फंक्शन वाला। तो मैंने क्या करा था, इस इनर फंक्शन को कॉल किया था यहाँ से। अब मैं कॉल नहीं करूंगा इसको, क्या करूंगा, यहाँ से रिटर्न करा, यहाँ से कॉल नहीं करूंगा, यहाँ से कर दूंगा रिटर्न। अब क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ क्या दिखा रहा है, सो इज नॉट डिफाइंड। सो को मैंने कहीं रह गया क्या, अच्छा इसको कमेंट नहीं किया था मैंने। देखो, आउटर में फंक्शन तो आ रहा है, मतलब ये देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, आउटर फंक्शन तो मिल रहा है, बट इनर फंक्शन का नहीं रन हो रहा है ये वाला कोड। ये हमको कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, मान के चलो मुझे एक्स वैल्यू मिली, मुझे यहाँ पे एक्स वैल्यू मिली। अब मैं एक्स को प्रिंट कराता हूँ, एक्स तो आपका एक फंक्शन है, तो मुझे बोलेगा कि ये फंक्शन है आपका। ठीक है, ये एक फंक्शन है आपका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस लगा के। अब देखोगे ये प्रॉपर तरीके से काम कर, ठीक है, इस तरीके से हम उसको कॉल करा सकते हैं ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप फंक्शन को बनाते हो, जैसे आपने आप फंक्शन को बनाया डैश एड एक्स और वाई, तो ये कहलाएंगे आपके फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक, और जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, कॉल करते समय जो एक्चुअल वैल्यू पास करोगे, वो कहलाएंगे आपके एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, बहुत से लोग इसको पैरामीटर भी कहते हैं, ये एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं आपके। ठीक है, और ये हैं आपके आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट हो गए। बट आर्गुमेंट को इन्होंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, कि एक्चुअल में जो आप वैल्यू पास करो उसको नाम दिया इन्होंने एक्चुअल आर्गुमेंट, और जब ये आप फॉर्मल है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू इसमें आने वाली है। तो जब भी हम लोग कंपाइल टाइम पे जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू जाएगी इसके अंदर, तो उसी तरीके से बिहेव करेगा, जिसको नाम दिया था हम लोगों ने टाइप कास्टिंग का। ठीक है, फिलहाल उसको हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे टॉपिक को, हम सिर्फ समझेंगे एक्चुअल और फॉर्मल। समझो, देखो पहले समझेंगे हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट। तो फंक्शन डेफिनेशन पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल आर्गुमेंट। तो फंक्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन में जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है कि फंक्शन कॉल आर्गुमेंट आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, जब कॉल करते समय जो आर्गुमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट। कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपको ना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें अगर, तो नेक्स्ट है हमारा, देखो टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल तरह के एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। कौन कौन से हैं वो देखिएगा आप। जैसे पहला है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, थर्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, फोर्थ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, फिफ्थ कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। कितने हो गए, पांच हमारे पास हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। पहला आपका पोजीशन आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, पांचों आपको याद रखना है। हम क्या करेंगे अब वन बाय वन इन पांचों आर्गुमेंट को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पोजिशन आर्गुमेंट से। देखो, पोजीशन आर्गुमेंट क्या होता है कि दीज आर्गुमेंट आर पास टू द फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। क्या कहता है कि अगर आपने कोई पैरामीटर बनाया है, जैसे यहाँ पे देखो एक एक्स नाम का पैरामीटर है, एक वाई नाम का पैरामीटर है, फिर आपने जब फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करते समय आपने 5 और 2 पास किया। तो 5 की पोजीशन क्या है, जीरो इंडेक्स, इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट। तो जीरो जाएगा जीरो के पास, मतलब
5 जाएगा आपका एक्स में एंड 2 जाएगा आपका वाई में। ये इसकी पोजीशन है। अगर वाई लिख दोगे यहाँ पे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और एक्स को बाद में लिखोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, मतलब जो आप पहले लिखोगे उसकी वैल्यू पहले वाले में असाइन हो जाएगी, जो बाद में लिखोगे उसकी वैल्यू बाद वाले में असाइन हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, देन क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्टार स्टार वाई, मतलब एक्स की पावर वाई। एक्स कितना है आपका 5 है और वाई कितना है 2, तो 5 की पावर कितनी हो गई 2। इसका आंसर कितना आएगा 5 × 5 ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 आपका आंसर आ जाएगा। चलो, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं तो क्या होगा। सेकंड फंक्शन देखिए, यहां लिखा मैंने एक्स वाई तो है, बट मैंने क्या करा, पहले 2 पास करा, देन 5 पास किया। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, इसका आंसर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार ना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32। तो अगर आपने किसी आर्गुमेंट की पोजीशन चेंज कर दी तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टाइप के आर्गुमेंट को हम बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। ये बोला देखो, द नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड देयर पोजीशंस इन द फंक्शन डेफिनेशन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल। क्या बोलता है इसमें कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी इक्वल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ठीक, कि अगर आपने पैरामीटर यहाँ पे 2 डिफाइन किए, आर्गुमेंट 2 हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपने आर्गुमेंट 3 पास कर दिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर आपको एरर मिलेगी। ठीक है, ये कहता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी इक्वल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ये एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको पाइथन के अंदर। ठीक है, इसका देखो एग्जांपल नीचे मैंने कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास एक्स और वाई, बट जब हम लोगों ने आर्गुमेंट पास किए कितने कर दिए, 3 पास कर दिए, तो इस केस में क्या मिलेगा हमको, एरर मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखेंगे तो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कमेंट करते हैं पहले। अब देखो कि हमने एक फंक्शन बनाया पी डब्ल्यू के नाम से। ठीक है, पावर निकालनी है मुझे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, देन एक्स की पावर वाई, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग जेड में रख लेंगे एंड जेड को प्रिंट करा दें। ठीक है भाई, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा पीडब्ल्यू को। ठीक है, कॉल किया, देन मैंने लिखा 5 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5, वाई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब एक्स की पावर 2 मतलब 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। ये आंसर आएगा 25। बट अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके कमेंट करता हूँ, एंड अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, मतलब पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं 2 को पहले करता हूँ 5 को बाद में करता हूँ, तब आप इसको देखोगे तो कंप्लीटली रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको वहां पे प्रैक्टिकली करके दिखाया था। ठीक है, चल, इसके बाद जो थर्ड है हमारा वो ये था कि अगर हम लोग पैरामीटर 2 हैं और आर्गुमेंट कम या ज्यादा पास करते हैं हम लोग, जैसे मैंने तीसरा पास कर दिया 6, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, इस केस में आपको एरर मिल जाएगा। एरर क्या मिलेगा, टाइप एरर, कि पी डब्ल्यू फंक्शन टेक्स 2 पोजिशन आर्गुमेंट, बट इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बट 3 वर गिवन। ठीक है, इसको 2 पैरामीटर चाहिए बट आप 3 पास कर रहे हो, इसीलिए ये आपको एक एरर दे देगा। क्लियर, परफेक्ट। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं एंड हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, समझिएगा इसको कि दीज आर्गुमेंट्स आर पास टू द फंक्शन विद द नेम वैल्यू पेयर, सो आर्गुमेंट कैन आइडेंटिफाई द फॉर्मल आर्गुमेंट बाय देयर नेम। ठीक है, द कीवर्ड आर्गुमेंट नेम्स एंड फॉर्मल आर्गुमेंट नेम शुड मैच। ये लाइन आपको बहुत ध्यान रखनी है इसमें। कौन सी लाइन, कि जो आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का नेम और पैरामीटर का नेम,
मतलब फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम और एक्चुअल आर्गुमेंट का नेम का जो होना चाहिए मैच करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हमको पोजीशन चेंज करने में आ रही थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है हमारा, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में हमने क्या करा, इस फंक्शन में हम लोगों ने दो पैरामीटर पास किए, एक नेम नाम का, एक एज नाम का। तो जब मैं इसको शो को कॉल करा रहा हूँ, तो नेम में मैंने क्या पास कर दिया, दीपक, एंड एज में मैंने क्या पास कर दिया, 20। तो नेम आपकी नेम हो गई, एंड ये वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, और नेम जो मतलब पैरामीटर में जो नाम दिया है वो सेम होना चाहिए आपका इस आर्गुमेंट में, तभी काम करेगा। तो नेम वाले में क्या पास कर दिया जाएगा, दीपक पास कर दिया जाएगा, और एज में क्या पास कर दिया जाएगा, 20। तो यहाँ पे नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट को ज्यादा रखते हैं, पैरामीटर कम रखते हैं, तो आपको एरर मिलेगा, वो मैंने पहले बताया था आपको। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, तब भी आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट में अगर आपने पैरामीटर आर्गुमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये किस पे काम करता है, नेम और वैल्यू पे काम करता है। ठीक, चलो दिखाता हूँ आपको सेम चीज में यहाँ पे, कि जैसे मान के चलो ये हमारा यही फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे पोजीशन चेंज करने पे हमारा आंसर चेंज हो रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे y की वैल्यू करनी पड़ेगी 2, एंड x की वैल्यू करनी पड़ेगी 5। अब आप चेक करोगे आंसर, तो मे भी शायद आपको 25 ही देखने को। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 2, तो y में 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी कर दी, 5, x की वैल्यू 5 हो गई। तो पोजीशन अगर हम लोग चेंज करते हैं, बट उसको नेम के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, तो आपका आंसर वही आएगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर, ये है हमारा कीवर्ड। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में दिखाया गया है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी इक्वल इन फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्गुमेंट, नॉट मोर नॉट लेस। ये तो रूल है ही, जब भी आप फंक्शन के साथ काम करोगे पाइथन में, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट और नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके इक्वल ही होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ही ज्यादा होने चाहिए। ये बात आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है भाई, कि मतलब पहले से क्या करो, आप पैरामीटर में किसी की वैल्यू डिफाइन कर दो, और जब आप उसको कॉल करोगे फंक्शन को, तो कॉल करते समय अगर आपने वैल्यू पास नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आप असाइन करोगे वो इसको यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे सोना। ठीक है, अब सो में आपने दो पैरामीटर बनाए, एक नेम और एक एज, बट आपने यहीं पे देख रहे हो नेम के साथ वैल्यू असाइन करा दी 27। ठीक है भाई, तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे 100 को मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, तो मैं नेम में क्या पास कर दिया, दीपक। एज में तो कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे एक ही पैरामीटर्स है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एरर आना चाहिए, बट एरर आने की बजाय उसका आंसर क्या आएगा, दीपक 27 आएगा आंसर, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेगा, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स या डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, जब आप वैल्यू पास करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एज में 27 लिखा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे एज में कितना पास कर दिया, 27, तो क्या करेगा ये, एज की वैल्यू को ओवर कर देगा, एंड एज की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अब, 52 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो समटाइम वी मेंशन डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट इन द फंक्शन डेफिनेशन, एंड वी मे नॉट रिक्वायर टू प्रोवाइड एक्चुअल आर्गुमेंट इन केस डिफॉल्ट आर्गुमेंट विल बी यूज्ड बाय फॉर्मूला। वही बताया मैंने कि समटाइम क्या होता है कि हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और हमें कभी कभार वैल्यू पास नहीं करनी होती है फंक्शन आर्गुमेंट के अंदर, तो उस केस में वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेता है। ठीक है, बट अगर आप पास करते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू को वो ओवरराइड करके आपकी करंट वैल्यू को यूज करेगा वो। ठीक है, प्रैक्टिकल समझोगे तो समझ में आ जाएगा इसको। देखो, जैसे हमने एक पीडब्ल्यू फंक्शन बनाया, पीडब्ल्यू, एंड यहाँ पे एक्स लिखा, एंड वाई की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, यहाँ पे 5 कर दी भाई। ठीक है भाई, एंड मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या, एक्स की पावर वाई। अब मैंने पीडब्ल्यू को कॉल किया, मैंने कहा 2,
तो 2 किस में जाएगा, एक्स में जाएगा। मैंने वाई के लिए तो वैल्यू पास नहीं की। उस केस में क्या होगा, वाई बाय डिफॉल्ट 5 यूज कर लेगा। देखो आगे 32। बट अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ, जैसे मैंने 2 की पावर 3 कर दी, तो क्या करेगा फिर ये, डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं करेगा, वो ये वाली वैल्यू यूज करेगा। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या कहता है, द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इज आर्गुमेंट दैट एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये थोड़ा पावरफुल है कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और जैसे मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ लिखा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यू को ऐड करा दिया। तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, अब सपोज करो यूजर नॉन टेक्निकल है, उसे तो नहीं पता कि इस फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यू पास करनी है, 1 पास करनी है, 2 पास करनी है, 5 पास करनी है। 1 पास करेगा तब भी उसको एरर मिल जाएगा, अगर 2 से ज्यादा पास करेगा तब भी उसको एरर मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यूजर कितनी भी वैल्यू पास कर ले, एरर ना आए। वही कहता है कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट दैट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वैल्यू, कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर सकता है। द वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इज रिटर्न विद एस्ट्रिक्ट सिंबल। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को हम लोग किससे करते हैं रिप्रेजेंट, स्टार से करते हैं। जैसे लिखा मैंने डेफ और स्टार नम लगा दिया करके, तो जो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू पास करी, तो ऐड में कितनी वैल्यू पास करी, 3, 5 2 4, तो तीनों वैल्यू किस में चली जाएंगे आपकी, इस नम में। किस टाइप का होगा ये होगा टपल टाइप का, 5 2 4। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा प्लीज। जैसे फंक्शन बनाया मैंने डेफ ऐड नाम का, एंड यहाँ मैंने सिंपली एक्स्ट्रिक लगाया और मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ, एंड इसके साथ साथ मैं इसका डेटा भी प्रिंट करा रहा हूँ, टाइप ना। अब कॉल करना पड़ेगा इसको भाई, कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मैं पास करूँ 10 20 30 40 50, 5 वैल्यू पास कर दी। रन करते हैं, तो एरर नहीं आया, जबकि हमको सारी वैल्यू मिली। और किस फॉर्म में मिली वैल्यू हमको, टपल की फॉर्म। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कलेक्ट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ टपल। टपल की फॉर्म में क्या करता है, वो वैल्यू को कलेक्ट करता है, ठीक है, स्टोर करता है। ठीक है, अगर मुझे एक एक पार्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं इंडेक्सिंग ये यूज कर सकता हूँ। जैसे इंडेक्स नंबर 0 से वैल्यू ऐड करो, प्लस नम इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड करो। क्या करेगा वो, 0 पोजीशन और 1 पोजीशन की वैल्यू को सम करा के उसका आंसर प्रिंट करा देगा। कितना हो गया, 30 हो गया। समझ लो, इस तरीके से आप एन नंबर ऑफ वैल्यू को पास कर सकते हो। अब मैंने कहा चलो इसी का एक प्रोग्राम बन जाएगा फिर ये वाला। मैंने कहा कि भाई मुझे क्या करना है, जितनी भी वैल्यू पास की है उन सबका एडिशन कराना है करके। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि किस फॉर्म में डेटा आ रहा है मेरे पास, टेबल की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आइट्रेशन कर सकता हूँ, मतलब लूप लगा सकता हूँ करके। मैं करूंगा 4 i इन ना, क्योंकि नंबर टपल है आपका। और अगर प्रिंट करते हो आप आई की वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी एक बार, 10 20 30 40 एंड 50। बट मुझे सम कराना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक सम नाम का बनाऊंगा वेरिएबल 0। देन क्या करेंगे हम लोग, सम में प्लस करा देंगे आई की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे सम की वैल्यू। बस हो गया, 1 2 3। अब इससे कितने भी नंबर पास करोगे, उन सबका ये आपको एडिशन दे देगा। जैसे मैंने 3 नंबर पास किए, 10 20 एंड 30, इसके बाद रन करेंगे तो आपको 60। क्लियर, ये फायदा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, लास्ट है हमारा ये कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, कहता है देखो, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट दैट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो की और वैल्यू की फॉर्म में अगर आपको आर्गुमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो आप यूज करोगे कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल एस्ट्रिक सिंबल से। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डबल एस्टेरिस्क। इट स्टोर ऑल द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। किसकी फॉर्म में करता है ये? डिक्शनरी की फॉर्म में करता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई आप लोगों से कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट किस फॉर्म में वैल्यू करता है स्टोर। तो उसको वेरिएबल लेंथ में आपको टपल बोलना है, और कीवर्ड वेरिएबल लेंथ में आपको क्या बोलना है? डिक्शनरी बोलना है। ठीक है, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कलेक्ट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, या फिर की एंड वैल्यू पेयर, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, सो अब जैसे मान के चलो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, डबल एस्ट्रिक लगा के नम पास किया गया। अब जब आप आर्गुमेंट पास करोगे तो यहाँ पे ऐसे पास करोगे, ए असाइन 5, बी असाइन 20, सी असाइन 40। और जब इसे यूज करोगे तो ये तो पूरी डिक्शनरी है आपकी। डिक्शनरी में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ऐसे करके आप उसको यूज कर सकते हो। चलो दिखाता हूँ करके मैं आपको, फिर ये क्लियर हो जाएगा। देखो, डेफ ऐड नाम का बनाया फंक्शन हमने, डबल एस्टिक सिंबल और नम बना। ठीक है भाई, पहले तो प्रिंट कराऊंगा नम को, एंड इसका डेटा टाइप क्या करूंगा मैं? प्रिंट टाइप चेक करेंगे इसका, नम का। इसके बाद में यहाँ पे ऐड को कॉल कर लेता हूँ। तो वैल्यू पास करते हैं, ए असाइन 10, बी बी असाइन 20, सी असाइन 30। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। डिक्शनरी की फॉर्म में वैल्यू आ गई सारी की सारी मुझे। अब क्या करना है, हमें इन वैल्यू को सम कराना है करके। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सिंगल कोट के अंदर जैसे ए पास कर दिया, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस नम स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट के अंदर बी पास कर दिया, प्लस नम सिंगल कोट के अंदर सी पास कर। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे रन करेंगे, देखो 60 आ जाएगा। इस तरीके से आप इन आर्गुमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब एक्चुअली में हम लोग इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि एक जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लिस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, टपल के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, डिक्शनरी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फंक्शन बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या रहेगा, कंसेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, और हम लोग हर टॉपिक बेस्ड अपने प्रॉब्लम को बना पाए। ठीक है, मिक्सअप नहीं करेंगे हर चीज। तो अभी हमारा काम है कंसेप्ट को समझना, एक्चुअली में कौन सी फंक्शनैलिटी या कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो समझना है करके अभी। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हमारा कीवर्ड वेरिएबल लेंथ किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, पहली चीज तो ये कि अगर आपको फंक्शन बेस्ड टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ने हैं तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। सेकंड क्या होता है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। तो जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, the local variable scope is limited only to that function where it is created. It means local variable value is available only in that function, not outside of that function. क्या मतलब कि अगर आपने किसी लोकल वेरिएबल को एक पार्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन किया है तो आप उस लोकल वेरिएबल को उसी फंक्शन में यूज कर सकते हो, उसके बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते। मतलब कि लोकल वेरिएबल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इनसाइड द फंक्शन ही होती है, अब उसके आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिफाइन किया हुआ है मैंने, ये क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है कि लोकल वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक, तो जैसे आपने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, एंड ऐड नाम के फंक्शन में आपने देखो यहाँ पे एक्स असाइन 10 किया, क्योंकि एक्स तो आपका फंक्शन के अंदर है, तो ये कहलाएगा आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल। और इस लोकल वेरिएबल को अगर मैं फंक्शन के बाहर यूज करने की कोशिश करूं तो ये कहलाएगा, इट विल शो एरर। क्या देगा आपको ये? एरर दे देगा। किस टाइप का एरर रहेगा, क्या आएगा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। डेफ बनाया, ऐड नाम का फंक्शन है हमारा, मैंने लिखा एक्स बराबर 10। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक्स की वैल्यू को, तो कर सकता हूँ नो डाउट, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल और फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर यूज करूँ एक्स को, तो उस केस में आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको एरर दे देगा। क्या बोलेगा? नेम एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर। क्लियर हुआ? सिमिलरली ग्लोबल की अगर हम बात करें, ग्लोबल वेरिएबल की बात करें, ये कहता है कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अबव अ फंक्शन इट बिकम्स ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, अगर हमने फंक्शन के ऊपर किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है तो वो कहलाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल। ठीक, दीज वेरिएबल्स आर अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन विच आर रिटर्न आफ्टर इट। ठीक है, तो उसको वेरिएबल के बाद जितने फंक्शन बनाएंगे या कहीं भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज द एंटायर प्रोग्राम बॉडी रिटर्न below it। उसको जैसे मैंने यहाँ बनाया ASIN50, तो इसके बाद जितना भी कोड लिखेंगे हम लोग उस वहां पे कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस ए के बाद नीचे जितना भी कोड लिखेंगे, जितने फंक्शन बनाएंगे, सब फंक्शन में हम लोग इस ए को यूज कर सकते हैं, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर है कंसेप्ट आपका? इसको भी देखना है प्रैक्टिकली। देखो फटाफट, ये तो क्लियर हो गया आपका लोकल वाला। अब मैंने जैसे यहाँ पे a बराबर 50 कर दिया, और मैं फंक्शन के अंदर भी इसको यूज करना चाहता हूँ। x को भी कर लिया यूज, और मैंने a को भी कर लिया यूज, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल है वो, कर सकते हैं। और इसको मैं फंक्शन के बाहर ही प्रिंट कर, प्रिंट a 50। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो हमारा ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड क्या कहता है, ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में इसको कैसे अचीव करेंगे हम। तो दिखाएं, देखो, इफ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैज सेम नेम देन द फंक्शन बाय डिफॉल्ट रेफर्स टू द लोकल वेरिएबल एंड इग्नोर द ग्लोबल वेरिएबल। क्या मतलब है ना, कि आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, आपने एक फंक्शन बना दिया डेफ नाम से, एबीसी के नाम से। अब आपने ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या रखा, ASIN50, एंड लोकल वेरिएबल क्या बना दिया आपने, सेम नाम से बना दिया। ठीक है, इफ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैज सेम नेम, लोकल वेरिएबल का नाम और ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है, सेम हो गया, गलती से, गलती से सेम हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, जो फंक्शन होगा ना हमारा, वो लोकल वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, लोकल वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, लोकल को वो यूज करेगा। ठीक है, इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन बट पॉसिबल टू एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। अगर नाम सेम है और जब फंक्शन को कॉल करोगे आप एबीसी को, तो फंक्शन इसको यूज करेगा, और जब इस वाले ए को यूज करेगा तो हम लोग फंक्शन के अंदर इस आउटर जो ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूज नहीं कर पाएंगे, और ग्लोबल वैल्यू को हम सिर्फ कहाँ यूज कर पाएंगे, फंक्शन के बाहर यूज कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि इफ वी नीड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन वी कैन यूज ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे। देखो कैसे, कि आपने एक फंक्शन बनाया सो नाम का, इसमें देखो दो वेरिएबल है, एक A50 A10। अब आप ए को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका 10 प्रिंट होगा इस वाले में, और इस वाले में 50 प्रिंट होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा और ये ग्लोबल को देगा। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, और लोकल को भी यूज करना चाहता हूँ, तब आप यूज करोगे ग्लोबल। कैसे करोगे वो दिखा दो। A50 है यहाँ पे, और एक्स को A10 करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक को प्रिंट कराता हूँ, देखो क्या आएगा, ये A10 लोकल को कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है 10, और बाहर वाले को 50। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आउटर वाला जो ग्लोबल वेरिएबल है वो मैं फंक्शन के अंदर यूज करना चाहता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, ग्लोबल लिखेंगे और ए लिख देंगे। इसके बाद मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ किसकी वैल्यू को, ए की वैल्यू। देखो क्या आएगा, तो ये जो प्रिंट हुआ ये आपका 50 हो गया, ये 10 हो गया, और उसके बाद ये भी क्या हो गया आपका 10 हो गया। क्यों, इसको समझिएगा ध्यान से आप, कि जब आपने ग्लोबल वेरिएबल को क्या बनाया, एक तरीके से लोकल, इसको लोकली एक्सेस किया, ये ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 50 होगी। इसके बाद आपने A असाइन 10 कर दिया, तो अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ओवरराइड।
तो जो 50 थी वो क्या होगी अब 10 होगी। इसको अब जहां भी यूज करोगे अब, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी आपकी 10 वैल्यू प्रिंट। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है ना। नेक्स्ट जो हमारा ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन के थ्रू भी हम लोग वो सेम फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा एक बार। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पास या कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो हम सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। बट पाइथन के अंदर इन दोनों में से कोई भी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हम इसमें क्या यूज करते हैं पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। कैसे, इसको समझिएगा ध्यान से आप कि व्हेन वी पास वैल्यू लाइक नंबर, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट टू फंक्शन, द रेफरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर पास टू द फंक्शन। ठीक है, पर सीधी सी बात है कि जब भी आपने जैसे लिखा है यहाँ पे एक्स असाइन 10, तो 10 क्या होता है, पहले ये मेमोरी ब्लॉक में जाता है, देन इसका रेफरेंस जो होता है वो किसके पास जाता है, एक्स के पास जाता है। ठीक है, 10 आपका एक ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है पास बाय ऑब्जेक्ट होता है करके। अब यहाँ पे समझिएगा एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा सा, तो मैं भी शायद आपको समझा पाऊँ सही तरीके से। कि जैसे आपने एक फंक्शन बनाया वैल्यू नाम का, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करा, एक पैरामीटर पास किया एक्स। ठीक, फिर आपने क्या करा, एक्स की वैल्यू कितनी कर दी यहाँ पे 15 करी। देन आपने एक्स को यहाँ प्रिंट कराया और एक्स की आईडी प्रिंट कराई। फंक्शन के बाहर फिर आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स असाइन 10। देन आपने फंक्शन को कॉल किया और कॉल में क्या पास कर दिया आपने, ये वाला एक्स पास कर दिया। एक्स में कौन सी वैल्यू गई, 10 गई। ठीक है, तो प्रिंट किया किसने, आपको एक्स को प्रिंट किया आपने और इसकी आईडी प्रिंट कराई। तो क्या होगा भाई कि जब आप एक्स को पास करोगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन द मेमोरी बिकॉज इंटीजर ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। ठीक है, नॉट मॉडिफाइबल। तो क्या होगा इस केस में, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, कैसे समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ये फंक्शन हो गया। अब आपने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने 15 रखी, 15 रखी। एंड देन आपने एक्स की वैल्यू प्रिंट कराई और एक्स की आईडी प्रिंट कराई। फिर आपने एक अलग से बनाया वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपने एक्स असाइन 10 कर दिया, और वैल्यू एक्स मतलब वैल्यू एक्स पास कर दी इसके अंदर। दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। 10 और 15 के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी करके। ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करें, लिस्ट की बात करें, तो लिस्ट क्या है, देखो लिस्ट आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो उसमें नया ऑब्जेक्ट बनने की बजाय क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये कहता है कि अ न्यू ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड इन मेमोरी बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, इट सिंपली ऐड न्यू एलिमेंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे लिस्ट पास करी, लिस्ट में क्या कर दिया आपने, अपेंड करा दिया 4। दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया वेल नाम का, लिस्ट पास करने से हम लोग लिस्ट पास करें। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले लिस्ट को प्रिंट कराया, लिस्ट की आईडी प्रिंट कराई। फिर हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने में ये लिस्ट पास कर दी। ठीक है, और देन उसके बाद भी फिर हमने लिस्ट को प्रिंट कराया और लिस्ट की आईडी प्रिंट कराई, और फंक्शन के अंदर। तो क्या होगा, इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट आएंगे क्या, सेव नहीं किया मैंने, साथ सेव करें, CLS रन किया। तो आप देखोगे कि तीनों केसेस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, जबकि इंटीजर के केस में क्या हो रहा था कि वो नया ऑब्जेक्ट बना रहा था करके। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन के अंदर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे काम करता है पास बाय ऑब्जेक्ट या रेफरेंस बाय। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है हमारा, ये सेम ही है आपका,
इसमें वही बोला गया है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल देन द मॉडिफाई वैल्यू इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन। मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है तो उसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होगी। ठीक। और अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब म्यूटेबल है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आउटसाइड द फंक्शन भी अवेलेबल रहेगी। ये कंसेप्ट है हमारा पाइथन के अंदर। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है देखो, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू कंप्यूट अ वैल्यू इज रेफर्स टू रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सन। एक लाइन में आपको डिफाइन करना है कि रिकर्शन हमारा वो फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। ठीक है। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिकर्सन। क्लियर ना। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेटमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, समझना चाहिए आपको। सो ये कहता है कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट आर यूज टू कंप्यूट एंड राइट अ वैल्यू और टू कॉल अ प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटर्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फंक्शन कॉलिंग ईटीसी, ये सब क्या है आपके एक तरीके से एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड आर एवरीथिंग दैट कैन मेक अप अ लाइन ऑफ सेवरल लाइन ऑफ पाइथन। मतलब कोई भी आप पाइथन के अंदर लाइन ऑफ कोड लिखते हो तो वो क्या कहलाती है, स्टेटमेंट कहलाती है। जैसे इफ स्टेटमेंट होगी, असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी, लूप स्टेटमेंट होगी, हमारी वो सब क्या है, स्टेटमेंट है पाइथन। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एनोनिमस फंक्शन और लैम्डा फंक्शन। ठीक है। इसको हम लोग एनिमल फंक्शन क्यों बोलते हैं, पहले ये समझना है कि एनिमल फंक्शन हमारे वो फंक्शंस होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है। अ फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। ऐसे फंक्शंस जिसका कोई नाम नहीं है उनको हम बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। और पाइथन में हम लोग इसी को बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। ठीक है। लैम्डा फंक्शन इज अ एनोनिमस फंक्शन। Anonymous function are not defined using def keyword, rather they are defined using lambda key। ठीक है। तो एनिमस फंक्शन को हम लोग डेफ कीवर्ड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डेफ कीवर्ड से नहीं करते हैं, किससे करते हैं रिप्रेजेंट, हम लोग इसको लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, लैम्डा से करते हैं represent। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या है देखो, लैम्डा फंक्शन लिखने का सिंपली आपको लैम्डा लिखना है। लैम्डा लिखने के बाद यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने हैं, आर्गुमेंट लिस्ट देनी है और देन यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लैम्डा एक्स लिखा, देन आप एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दी। ठीक है। और इसको कई जगह पे सिंगल लाइन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। मतलब क्रिएट वन टाइम यूज वन टाइम, एक बार आपने क्रिएट किया, एक बार यूज कर लिया, उस टाइप के लिए आप यूज करोगे एनिमल फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन। क्लियर है। सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंटरव्यू में काफी बार ये पूछा जाता है कि एनिमल फंक्शन क्या होता है, हम लोग पाइथन में कैसे लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। तो सिंटेक्स बताया मैंने आपको क्रिएटिंग अ लैम्डा फंक्शन का, कि आपको पहले लैम्डा कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आर्गुमेंट की लिस्ट देनी है, देन यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। ठीक है। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लैम्डा कीवर्ड क्या करता है, ये लैम्डा कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये एक एनिमल फंक्शन है। ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई जी आपके आर्गुमेंट लिस्ट हैं या पैरामीटर बोल सकते हो आप। कॉलन के बाद जो भी आप लिखते हो ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है। सो अब जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक लैम्डा फंक्शन, देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा मैंने लैम्डा, उसके बाद सिंपली लगा रहा हूँ कॉलन एंड प्रिंट कर रहा हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। तो अब लैम्डा फंक्शन बनते हो गया, इसको कॉल कैसे करोगे। तो लैम्डा फंक्शन हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू कराता है रिटर्न। तो वैल्यू कहाँ रख लेंगे हम लोग, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड देन मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा। सिंपली सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन कर, क्या दिखा रहा है देखो, ये एक फंक्शन है। तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन को कराता है रिटर्न। तो जब वो फंक्शन करा रिटर्न तो क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर लेंगे इसको हम लोग, रन करेंगे, देखो हेलो वर्ल्ड। अब मुझे दोबारा नहीं करना है प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर ही प्रिंट लगा रखा है लैम्डा फंक्शन के अंदर।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बस कॉल करना पड़ेगा। कॉल करेंगे, रन करेंगे कॉल। कैसे काम करता है वो समझिए प्लीज ध्यान से। देखो, हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया, तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन करता है रिटर्न। क्या करेगा, रिटर्न, रिटर्न करता है फंक्शन को। ठीक है भाई, वो फंक्शन कहाँ रख लिया हम लोगों ने, इस वेरिएबल के। और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल करा, क्योंकि बिना कॉल किए तो ये फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अगर मुझे लैम्डा फंक्शन में आर्गुमेंट पास करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्स कॉमा वाई, या मैंने यहाँ पे चलो नेम पास करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे माई नेम इज कॉमा लगा के एन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा नेम, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे अजय। इसके बाद कॉल करेंगे, देखो माई नेम इज अजय। ठीक है, सेम अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर पास करने हैं, जैसे नेम कर लिया, एज कर लिया, तो वैसे ही करोगे जैसे हम लोग अपने नॉर्मल फंक्शन में किया करते। ठीक है, काफी अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका है। तो यहाँ जो भी आप लिखोगे वो पैरामीटर कहलाएंगे, और इन पैरामीटर को यहाँ पे आप यूज करोगे। बट ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन आपका एक ही होगा लैम्डा फंक्शन के अंदर। एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। आप सोचो कि मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा आगे का कोड, तो नहीं कर सकते ऐसा। एक ही लाइन में आपको सारा का सारा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपको कैलकुलेशन करानी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे आप सिंपली x+y भी करा सकते हैं। पास करते हैं यहाँ पे हम लोग 10, 20 सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर रन करेंगे, देखो 30। ठीक है, ये तरीका है लैम्डा फंक्शन। बाकी का डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ आपको, इजीली समझ में आ जाएगा। ये पता लग गया कॉलिंग कैसे करते हैं फंक्शन को, ऐसे करोगे कॉल आप। ये लैम्डा फंक्शन बनाने का तरीका है, दो पैरामीटर है, ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। 5 जाएगा आपका एक्स में, 2 जाएगा आपका वाई में, दोनों का सम होगा, ऐड में आएगा, ऐड को हम लोग यहाँ पे कॉल करा दें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई लैम्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले इसकी अपना प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि लैम्डा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लैम्डा फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम, इसका कोई नेम नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि लैम्डा फंक्शन रिटर्न अ फंक्शन, ये क्या करता है, हमेशा एक फंक्शन को करता है रिटर्न। क्या करता है, रिटर्न अ फंक्शन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा इसका, देखो तीसरा पॉइंट है कि लैम्डा फंक्शन कैन टेक जीरो और एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट कंटेन ओनली वन एक्सप्रेशन। बताया ना मैंने आपको कि लैम्डा फंक्शन में यहाँ जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं एक्स और वाई, जरूरी नहीं है कि आप पास ही करना है, आप जीरो भी कर सकते हो और आप एनी नंबर। जैसे मैंने ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, तो वहां पे क्या लिखा था, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स बराबर लैम्डा, कॉलन लगा के मैसेज दे दिया। यहाँ मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था, तो हम लोग जीरो आर्गुमेंट ही पास कर सकते हैं और एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट ही पास कर सकते हैं। बट आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका एक ही रहने वाला है। एक्सप्रेशन आप लोग एक से ज्यादा नहीं लिख सकते पाइथन के अंदर, सॉरी लैम्डा फंक्शन के अंदर। इसके बाद ये कहता है कि इन लैम्डा फंक्शन देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट। लैम्डा फंक्शन में आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, देखो it can only contain expression and cannot include statement in its body। ठीक, तो लैम्डा फंक्शन में हम सिर्फ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते। स्टेटमेंट क्या होती है, मल्टीपल लाइन लिखती है, और एक्सप्रेशन क्या होती है आपकी, एक सिंगल लाइन। तो हम लोग इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखते। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि यू कैन यूज ऑल टाइप ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। जो बताया मैंने आपको कि जो हम लोगों ने आर्गुमेंट नॉर्मल फंक्शन में यूज किए थे, वो सारे के सारे आर्गुमेंट आप लैम्डा फंक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देखो इसी में, वो है नेस्टेड लैम्डा फंक्शन। मतलब हम एक फंक्शन के अंदर एक और लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो कि लैम्डा फंक्शन एक्स असाइन 10 किया हमने, देन लैम्डा फंक्शन वाई असाइन x+y कर दिया। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग आते हैं यहाँ पे, एंड मान के चलो मैंने यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बनाया, लैम्डा ए। इस लैम्डा फंक्शन में x की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे 10। फिर मैंने दोबारा से लैम्डा फंक्शन बना दिया, पैरेंथेसिस के अंदर बनाना है,
एंड यहाँ लिखा मैंने y असाइन 20। चलो y को मैं y की वैल्यू मैं डायनेमिकली पास करूंगा एंड मैं सिंपली क्या करा रहा हूँ x प्लस वाई करा दे रहा हूँ, x प्लस वाई करा दे रहा हूँ। तो पहले क्या करोगे, पहले आप आउटर फंक्शन कॉल करोगे, ए को कॉल किया आपने, ठीक है, ए को कॉल किया। ये क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को करेगा रिटर्न, लैम्डा फंक्शन को। इसे कहाँ रख लेंगे हम लोग, इसे रख लेंगे हम लोग इस बी फंक्शन में। अब बी भी आपका एक लैम्डा फंक्शन है, तो लैम्डा फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, बी को भी कॉल करूंगा। बी को भी कॉल करेंगे और बी को कॉल करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, बाई की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो बाई की मैंने वैल्यू पास करी 20। ठीक है, तो क्या करेगा, मुझे ये रिजल्ट कराएगा रिटर्न एंड इस रिजल्ट को क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करा लेंगे, सेव कर देंगे, इसको हम लोग रन कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, देखो समझ लीजिए एक बार, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि पहले आपने क्या करा, ए को कॉल किया, ए मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ पहले आपका, और इसने क्या करा, रिटर्न किया एक फंक्शन को। तो ये इसके पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये, लैम्डा फंक्शन रिटर्न किया इसने। लैम्डा फंक्शन को हमने कॉल किया, लैम्डा फंक्शन कॉल करते हैं तो लैम्डा फंक्शन खुद में अपने आप में एक फंक्शन करता है रिटर्न। ये भी क्या करेगा, रिटर्न एक फंक्शन करेगा। तो बी भी क्या है आपका, एक फंक्शन होगा। तो अगर आपको बी को यूज करना है, बी मतलब इसको यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पैरामीटर पास करना पड़ेगा। 20 पास किया, 20 पास किया तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, एक एक्सप्रेशन करता है रिटर्न। जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमने यहाँ रखेंगे रिजल्ट में, और रिजल्ट को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें। ये है नेस्टेड लैम्डा फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप, 2 से 3 बार करोगे तो इजीली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ना, नेक्स्ट है हमारा पासिंग लैम्डा फंक्शन टू अनदर फंक्शन। मतलब अगर एक फंक्शन में लैम्डा फंक्शन पास करना है तो इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने एक सो नाम का फंक्शन बनाया, इसमें एक पैरामीटर लिया वाई, उस वाई पैरामीटर के अंदर आपने क्या करा, सॉरी, सो फंक्शन को कॉल किया। तो कॉल करते समय क्या करा आपने, लैम्डा फंक्शन को पास कर दिया। तो लैम्डा फंक्शन किस में जाएगा, ए में जाएगा, और ए को कॉल करना पड़ेगा। जब कॉल करोगे लैम्डा फंक्शन को तो यहाँ पे एक्स के लिए वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और देन आप एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देंगे यहाँ पे आप 8। आप इस तरीके से एक फंक्शन में लैम्डा फंक्शन भी पास कर सकते हो। ठीक, करके देखिएगा, ये बराबर पद्धति से काम करेगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक फंक्शन में लैम्डा फंक्शन रिटर्न भी करा सकते हो। जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन में करते थे, वैल्यू कराते रिटर्न, उसी तरीके से हम लोग लैम्डा फंक्शन भी क्या करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या मतलब, कि फंक्शन को डिफाइन करते समय ही उसको ऑन द स्पॉट यूज कर लेना, ये कंसेप्ट कहलाता है हमारा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFE। जैसे आपने यहीं पे लैम्डा फंक्शन बनाया और बिना वेरिएबल में स्टोर किए हुए आपने इसको तुरंत ही क्या कर लिया, कॉल कर लिया। इस तरह का फंक्शन कहलाता है हमारा इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, एज इट इज रहेगा आपका, इसको आप डायरेक्टली कोड करके रन करेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, दिखाता हूँ वैसे मैं आपको एक बार, बट मैं चाहता हूँ थोड़ी सी वीडियो कम छोटी हो जाए। तो क्या लिखा मैंने, दो बनाएंगे पैरेंथेसिस, पहले में हम लोग एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे लैम्डा, एंड लैम्डा मैंने सिंपली प्रिंट करा दी, चलो हेलो। ये हेलो प्रिंट कर देगा देखो तुरंत ही। बट अगर मुझे कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे मैंने एक्स प्रिंट, एक्स वैल्यू पास करी, और मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे 100 पास किया मैंने तो 100 जाएगा एक्स में, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे आपकी। ऐसे करके आप IIFE फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो पाइथन पे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है फंक्शन डेकोरेटर। फंक्शन डेकोरेटर क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करेंगे पाइथन के साथ, ठीक है, या किसी दूसरे फंक्शन को यूज करेंगे अपने फंक्शन के में, तो वहां पे एक कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि 90% तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो इस कंसेप्ट को आपको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, कि अ डेकोरेटर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ फंक्शन एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स अ फंक्शन। क्या मतलब बनता है, कि एक फंक्शन है आपका, एक फंक्शन है जो पैरामीटर में क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, एंड
रिटर्न क्या करता है, रिटर्न एक फंक्शन करता है। ठीक है, तो डेकोडर आपका एक ऐसा फंक्शन है जो पैरामीटर में एक फंक्शन लेता है एंड फंक्शन ही रिटर्न करता है, उसको हम बोलते हैं डेकोडर। डेकोडर टेक्स द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन, मॉडिफाइज द रिजल्ट एंड रिटर्न इट। ठीक है, क्या करता है कि डेकोडर किसी फंक्शन से, फंक्शन को क्या करता है, फंक्शन के रिजल्ट को मॉडिफाई करता है एंड उसको फिर बाद में रिटर्न कर देता है। Decoder function are takes as an argument into another function and then called inside the wrapper function। वो तो बताया था मैंने आपको आउटर फंक्शन इनर फंक्शन में, कि जब आप बाहर से कोई फंक्शन को एंटर कराएंगे अपने फंक्शन के अंदर, तो इसी फंक्शन के अंदर आप इसे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, स्टेटमेंट है कि वी यूज एट फंक्शन नेम टू स्पेसिफाई अ डेकोरेटर टू अप्लाई ऑन अनदर। ठीक है, तो डेकोरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एट और फंक्शन का नेम। ठीक है, बहुत से लोग उसको एट द रेट भी कहते हैं, कि आपको लगाना है एट द रेट, उसके बाद फंक्शन का नेम देना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेकोरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअली में डेकोरेटर को बनाते कैसे हैं। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक मैं काफी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो अगर हम लोग बिना डेकोरेटर के कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, बिना डेकोरेटर के कोई फंक्शन बनाते हैं, तो कैसे होगा कि आपने एक डेकोर फंक्शन बनाया, उसमें आपने क्या पास कर दिया, फंक्शन पास कर। फिर आपने एक इनर फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन में सिंपली आपने एक एक्सप्रेशन लिखा एंड देन जो फंक्शन आपके पास आएगा आपने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद आपने डेकोर फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, देन आपने इनर फंक्शन को, जो फंक्शन यहाँ पे बनाया है हम लोगों ने, इसको यहाँ से रिटर्न करा दिया। ठीक है, क्या करोगे अब आप, अब आपने जो फंक्शन पास किया था वो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एंड देन आपने डेकोर फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने में आपने किसको पास कर दी, ये वाला फंक्शन जो है नम फंक्शन, वो आपने इसमें पास करा। ये नम फंक्शन किस में जाएगा आपका, ये जाएगा इस फन में। ठीक है, फन में जाने के बाद इनर फंक्शन चलेगा नहीं आपका, क्या चलेगा, ये लाइन चलेगी पहले नंबर पे आपकी। ठीक, उसके बाद आपने क्या करा, फन को कॉल किया, सॉरी ये लाइन नहीं चलेगी। आपने फन को कॉल किया, तो फन में क्या है, फन में हमने नम को कॉल किया था, तो ये वाले लाइन चलेगी हमारी, ये वाली पहले नंबर पे ये लाइन चलेगी। उसके बाद ये लाइन रन करेगी हमारी। देन क्या किया आपने, इनर फंक्शन को रिटर्न करा दिया। इनर मतलब ये वाला फंक्शन, इसको कहाँ रख लेंगे हम लोग, इनर फंक्शन को रख लेंगे हम लोग रिजल्ट फन में, एंड रिजल्ट फन में कॉल करेंगे तो ये लाइन चलेगी हमारी। समझो नहीं आया समझ, प्रैक्टिकली करते हैं। आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया डेको, इसमें क्या आपके पास ना फंक्शन पास किया। ठीक है, फिर आपने एक फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन बनाया आपने। ठीक है, इनर फंक्शन में आपने सिंपली एक स्टेटमेंट दी, इनर फंक्शन। ठीक है, देन क्या करा, जो फंक्शन आया हमारे पास उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, फिर हम लोगों ने एक प्रिंट स्टेटमेंट चलाई और ये लिखा मैंने डेकोर फंक्शन, एंड मैंने क्या करा, फिर रिटर्न करा दिया इनर फंक्शन। यो, तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे डेफ। डेफ फंक्शन मैंने कहा, मान को चलो ऐड नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिया एक्स कॉमा, ये सिंपल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे एडिशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डेकोर फंक्शन कॉल करेंगे, डेकोर कॉल करेंगे। डेकोर में क्या पास करना है, मुझे कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करना नहीं चाहते हैं, हमें करना है कोई ना कोई यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना है। मैंने क्या पास किया यहाँ पे, एक ऐड नाम का फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन चला गया, फंक्शन चला गया तो क्या हो जाएगा, ये फन कॉल हो जाएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिशन देखने को मिलेगा और डेकोर फंक्शन देखने को मिलेगा। देखो रन करते हैं इसको हम लोग, एडिशन देखने को मिलेगा और डेकोर फंक्शन देखने को। बट मुझे क्या करना है, इसको भी यूज करना है, ये हम लोगों ने रिटर्न करा रखा है यहाँ से, इसे रखेंगे एक वेरिएबल के अंदर एंड देन हम इसको यहाँ से एक्स को प्रिंट कर। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, मुझे आप इसको कॉल करना पड़ेगा।
एक्स को कॉल। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या करा, एक्सटर्नल फंक्शन भी यूज करा अपने फंक्शन के अंदर और इनर फंक्शन को भी यूज किया हम लोग। ठीक है, और हमारा फंक्शन तो है ही, मतलब तीन फंक्शन को हम लोग एक साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कॉल करने के लिए हर एक फंक्शन को कॉल करके देन उसको असाइन करके फिर कॉल कराना पड़ता है। अब हम अगर यही चीज हम लोग किससे करें, डेकोरेटर की हेल्प से करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सिंपल क्या करना है आपको, बस यहाँ पे लगाना है डेकोर। क्या लगाना है, डेकोर। जैसे ऐड नाम का फंक्शन है ना ये, मुझे यहाँ लिखना है @ डेकोर। डेकोर करने के बाद ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा आपका ऐड में। देखो डेकोर में क्या करेंगे, फंक्शन पास कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको कॉल करा लेंगे, दैट्स इट। करें एक बार, ऐड को कॉल कर रहा हूँ। जब मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ सिर्फ ऐड के कॉल करने में मुझे वो सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, अगर मैं डेकोर नहीं लगाता तो मुझे मैन्युअली सारी चीजें कॉल करनी पड़ती, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला कि देखो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है वो इस डेकोरेटर में पास कर देना है। देन पास करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसको दोबारा से असाइन करा के कॉल कर लेना है। तो मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी, मुझे सिर्फ @ लगाना है और उसके बाद अपना फंक्शन कॉल करूंगा तो वो सारी फंक्शनलिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप सिंपली बोलोगे कि हमको डेकोडर की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग दैट फंक्शन। ठीक है, भाई डेकोड फंक्शन का मैंने यूज नहीं किया, बट मुझे उसकी फंक्शनैलिटी यूज करनी है अपने ऐड फंक्शन के अंदर। मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको यहाँ पे डेकोड लिखूंगा और वो इजीली यूज हो जाएगा। ये काम है डेकोड। ठीक, सो ये जो हमारा फंक्शन का जो कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथ मॉड्यूल। ओके, सो आज की जो क्लास थी काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वीडियो काफी लेंदी है, बट जो हमारा कंसेप्ट था फंक्शन वाला वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली। अगर कोई भी आपसे बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, आर्गुमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग आर्गुमेंट को पास करते हैं फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं, तो ओवरऑल फंक्शन के बेस पे जितने भी सिन्योरियो होंगे आपके, वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वन बाय वन डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिकल करके भी देखना है। रही बात क्वेश्चंस की, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपको, या एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे सारे के सारे, तो वहां पे प्रैक्टिकली भी हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को पढ़ेंगे। क्लियर, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।